प्रणाम, नमस्ते। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे, महाराष्ट्र से। आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन बताने के लिए आया हूँ, जिसका नाम है अर्क लवण। तो अर्क लवण के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक लवण कल्पना है। तो लवण कल्पना होने की वजह से इसका बहुत ही महत्व रहता है। तो हमें पहले तो यह जानना है कि अर्क लवण में अर्क ही क्यों चुना है। अर्क लवण चुना है तो इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। और आज मैं जूम पे कर रहा हूँ, तो आप लोग के पास जूम की आईडी है, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट प्रश्न भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो पहले अर्क लवण के बारे में मैं भेषज रत्नावली में यकृत प्लीहा रोगाधिकार में जो बताया है वो मैं पहले बताऊंगा। उसके बाद में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि ये किस किस व्याधियों में क्यों काम करता है, इसका कार्यकारित्व क्यों रहता है, और किस लिए, कब और कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस क्या है इसके। क्योंकि यह ना महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, आप लोग भी यूज करते हैं, तो हम लोग ना इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो यकृत प्लीहा रोगाधिकार जो है भेषज रत्नावली का, उसमें इसके बारे में बताया है। फिर मैं एक रस तरंगिणी में भी इसका एक पार्ट है, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो पहले हम लोग यकृत प्लीहा रोगाधिकार में जो अर्क लवण बताया है वह हम लोग देखते हैं। तो ऐसा बता रहे हैं कि अर्क पत्रम स लवणम अंतर्धूमम दहे नरः मस्तु नाम तत्पिबेशारम प्लीह गुल्मोदरापहम। इसका मतलब यह है कि मंदार के पत्ते या अर्क के पत्ते को ले लेना है, और सिंधा नमक को सम प्रमाण में मिक्स करके, एकत्रित करके, और फिर क्या करना है कि अंतर्धुम विधि से उसको पाक कर देना है। और इस तरह से जब पाक करेंगे तो ये लवण कल्पना बन जाएगा। और लवण कल्पना के बनने के बाद यह, अगर हम लोग दही के पानी जो मस्तू रहता है उसके साथ अगर पिलाने के लिए देते हैं तो प्लीहा रोग ठीक हो जाता है। अगर स्प्लिनोमेगाली की प्रॉब्लम है तो स्प्लिनोमेगाली ठीक हो जाता है। उसी तरह से बताया है कि यह गुल्म रोग में भी बहुत अच्छा काम करता है, और यह एक तरह से क्षार बन जाता है। आज हम लोगों ने अष्टांग हृदय में पढ़ा कि क्षार भी जो है वह लवण स्कंद में आता है। डायरेक्ट क्षार इज इक्वल टू लवण नहीं होता, लेकिन क्षार को लवण स्कंद में डाला है, तो ये एक तरह से क्षारीय कल्पना बन जाता है लवण और अर्क का जब संयोग हो जाता है, और इससे उदर रोग भी ठीक होता है। तो यह एक लवण कल्पना भी है और क्षार कल्पना भी है। दोनों होने की वजह से एक कॉम्बिनेशन है दोनों का। जब अर्क का संयोग हो जाता है तो क्षारीय हो जाता है और लवणात्मक भी होता है। तो इसका क्या है कि क्षार कल्पना जब देते हैं तो उससे क्या होता है, आधो क्लेदयति पश्चात विशोषयति। पहले क्लेदन क्लेदन करता है, बाद में वहां पे सुखा देता है और क्लींजिंग कर देता है। दूसरा, जो धातुओं में वहां पर संघात हुआ है, धातुओं में, सॉरी, स्त्रोतसों में जो आम की संचित हुई है, स्त्रोतसों में अवरोधात्मक संप्राप्ति हुई है, वह सबको ये दोषों को विलेत कर देगा, कफ को विलेत कर देगा। तो इसलिए उदर रोगों में भी क्या होता है, स्त्रोतरोजन्य संप्राप्ति होती है। उदर रोग में हम लोग अगर देखेंगे तो अम्बुवा स्त्रोतस, स्वेदवा स्त्रोतस, फिर ये अन्नवा स्त्रोतस, इन सब में अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है। तो यह जब अर्क लवण का प्रयोग करते हैं तो यह अवरोध ठीक हो जाता है, आम का पचन होने लगता है, क्योंकि लवण है। लवण के बारे में अभी हम मैं बताऊंगा लवण का क्या क्या रोल रहता है। पहले हम लोग ये देखते हैं कि यह अर्क का क्या रोल है और लवण का क्या रोल है, उसके बाद में ये मेडिसिन पर चर्चा ज्यादा अच्छा से करेंगे। तो जो हम पहले लवण के बारे में देखते हैं, क्योंकि अर्क लवण जो है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि लवण के बारे में ग्रंथों में क्या बताया है। तो अष्टांग हृदय जो रस वेद्य अध्याय, जो 10वां अध्याय है, उसमें ऐसा बताया गया है कि लवण स्तंभ संघात बंध विमापनो अग्निकृत स्नेहना स्नेह स्वेद तीक्ष्णो रोचन छेद भेदकृत। इसका मतलब यह है कि लवण जो है वह स्तंभ को दूर कर देता है, संघात को दूर कर देता है, मतलब जहां पर भी कॉम्पैक्टनेस है, ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको दूर कर देता है। स्तंभ है मतलब कहीं पर भी मसल्स में स्टिफनेस है, उसको ये ठीक कर देता है, सेलुलर लेवल तक भी ये काम करता है। उसी तरह से विधमापनो, विधमापन का मतलब है कि जहां पर भी दोष रुके हुए हैं उनको ये नष्ट कर देता है, वहां पे स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति को ठीक कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देता है। फिर अग्निकृत, लवण रस जो है वो अग्नि को बढ़ा देता है। फिर स्नेहन स्वेदन तीक्ष्णो, मतलब स्नेहन करने में बहुत ज्यादा उपयोगी करता है, इसलिए स्नेहोपक बोला है। स्वेदनोपक, स्वेदन करने में भी उपयोगी पड़ता है। उसी तरह से रोचन है, और तीक्ष्ण हो रहता है, इसका वीर्य जो रहता है बहुत ज्यादा ये रहते हैं, मतलब वीर्य तो उष्ण रहेगा लवण का, और गुण में तीक्ष्णता रहती है। तो यह ना कोई भी तीक्ष्णता की वजह से बहुत ज्यादा संघात का भेदन कर देता है। संघात का भेदन का मतलब है कि कहीं पर भी बहुत ज्यादा दोष जो जमा है और जो स्त्यान है और जो लीन है
वहां पर ये इसका गामित्व रहता है, वहां पर जाके विलयित कर देता है, मतलब लिक्विफाई कर देता है दोषों का, और लिक्विफाई करके स्त्रोतों को वहां पे विलयित कर देता है, तो वो अपने स्त्रोत जो है वो खुल जाते हैं और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है। फिर रोचन है, मतलब अग्नि का वर्धन कर देता है, रुचि उत्पन्न कर देता है। छेद भेद कृत, छेदन कार्य करता है, भेदन कार्य करता है, इस तरह से कार्य करता है। इसी को अरुण दत्त जी ने टीका में ऐसा बताया है कि लवण और रस स्तंभन आदि विद्मापनो वहनी कृतत्वादि उत्तश्च, मतलब ये स्तंभन फिर विद्मापन ये कार्य करता है। और दूसरा क्या है कि अग्नि को बढ़ाता है, वहनी कृतवादि उत्तश्च, अग्नि को बढ़ा देता है। स्वत्यभ्यस्तु वक्ता वात रक्तादि जनयति, अगर ज्यादा सेवन कर दिया जाए तो वात रक्त आदि व्याधियों को उत्पन्न कर देता है। बलम प्राणम शपेत, अगर यह क्या करता है, बल को भी बढ़ाता है, लेकिन कम मात्रा में। अगर हम लोग खाने में नमक नहीं डालेंगे तो हमें रुचि नहीं मिलेगी, इसलिए रोचक तो है, लेकिन अगर ज्यादा इसका सेवन करेंगे तो यह बल और प्राण का नाश भी करता है, शारीरिक बल को यह कम कर देता है। और मॉडर्न में भी बताया है, मॉडर्न एलोपैथी साइंस में ऐसा बताया है कि ज्यादा नमक खाने से हार्ट बीट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, फिर उसके बाद में पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन बढ़ जाती है। यह सब तो हमें अतियोग का लक्षण मालूम ही है। अब हम लोग अर्क अर्क के बारे में देखेंगे कि अर्क के बारे में ग्रंथों में क्या बताया है, वह जानना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे ही नहीं आता हूँ, जब भी मैं पढ़ाने आता हूँ तो मेरा अभ्यास रहता है, 4-5 घंटा मैं पूरी तरह से पढ़ लेता हूँ, तब मैं पढ़ाता हूँ। भले हम प्रैक्टिस में इसका यूज करते हैं, अपने गुरु लोगों से सीखा है, लेकिन यह इसको पढ़ाने के लिए भी एक आर्ट होता है, स्किल होता है कि कैसे आप लोग तक पहुंचा जाए, आप लोग को याद करा दिया जाए ये मेडिसिन। तो इसीलिए भाव प्रकाश निघंटू में ऐसा बताया है कि शिरमर्कस्य विज्ञेयम वमने स विरेचने अर्कद्वयम सरम वात कुष्ठ कंडु विषव्रणान निहंति प्लिह गुल्मार्षा श्लेष्मो दर्शक कृत्रिमिन अलर्क कुस्मम वृश्यम लघु दीपन पाचनम अरोचक परसिकार्षः काशश्वास निवारणम रक्तार पुष्प मधुरम सक्तिक्तम क्रुष्ट कृमिघ्नम कफनाशनम च अर्शो विषम हंति च रक्त पित्तम संग्राही गुल्मेश्वतो हितम तत् क्षीरमर्गस्य तिक्तोष्णम स्निग्धम च लवणम लघु कुष्ठ गुल्मोदर हरम श्रेष्ठ में तद विरेचनम। इसका मतलब यह है कि अर्क के पुष्प के बारे में बताया है, अर्क के दूध के बारे में बताया है, रक्त अर्क होता है उसके बारे में बताया है, श्वेतार्क के बारे में बताया है। तो ये कॉमनली क्या है कि दीपन पाचन है। और नियंति गुल्म प्लिहार्षा, मतलब प्लीहा रोग में भी काम करता है, गुल्म में भी काम करता है, श्लेष्मोदर में भी काम करता है, श्लेष्मा में भी काम करता है, शकृत मतलब अगर कॉन्स्टिपेशन है उसमें भी काम करता है, कृमि रोगों में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो आगे जो जो महत्वपूर्ण है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो अर्क लवण का प्रयोग जब करते हैं, लवण के साथ में अर्क के पत्तों को जलाते हैं, तो इससे क्या होता है, मतलब अंतर्धूम विधि से गजपुट देके या अंतर्धूम विधि से बनाते हैं। दो मेथड है, अंतर्धूम विधि से बनाया हुआ जो है वो भेषज रत्नावली में है, और गजपुट देके बनाया हुआ जो है वह रस तरंगिणी में है। तो रस तरंगिणी वाला मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा, अगर हमने अर्क के बारे में देखेंगे तो ये अर्क जो होता है ना, ये एक विषारी द्रव्य है, मतलब विष युक्त द्रव्य है, और ये भेदनीय गण में बताया है चरक संहिता के, वमनोपग गण में बताया है। अगर अर्क का सेवन ज्यादा करें ना तो उल्टी लाने में सहायता करता है। जिस तरह से यष्टि मधु का महत्व है कि यष्टि मधु का फांट हम लोग देते हैं, उसी तरह से अर्क का भी वमनोपग के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और स्वेदोपग, स्वेदोपग मतलब अगर अर्क के पत्तों का, अगर हम जैसे हम लोग पत्र पुटली स्वेद करते हैं, आप लोग को मालूम है कि पत्र पुटली स्वेद में हम लोग करंज के पत्ते, अर्क के पत्ते, एरंड के पत्ते, इमली के पत्ते और ये शिगरू के पत्ते, यह सब सारे मेडिसिन लेके आते हैं, और उसको हम छोटे छोटे पीसेस में करके सरसों के तेल में हम लोग इसको फ्राई करते हैं। और फ्राई करने के बाद गरम गरम ही, ज्यादा भी इसको फ्राई नहीं कर रहे हैं, गरम गरम ही हम लोग एक कपड़े के पोटली में डालते हैं, कपड़े में डाल के पोटली बनाते हैं, और वो पोटली से सेकते हैं। जैसे ग्रंथि हो गया, लाइपोमा हो गया, फाइब्रोएडिनोमा हो गया, ग्रंथि वगैरह हो गया, और उसके बाद में ये सारे पत्तों को निकाल के वहां सेकने के बाद ये पत्तों को लगा के वहां पे रख देते हैं। तो रात भर से पसीना आता है और वो ग्रंथि जो है उसका पाचन हो जाता है। और जैसे ब्रेस्ट में अगर फाइब्रोएडिनोमा हो गया, ऐसे सारे कंडीशन में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये स्वेदोपग, पसीना लाने में सहायता करने वाला गण है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है। उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो ये वमनोपग है, ज्यादा इसका अगर सेवन कर दिया जाए तो अर्क लवण है, ज्यादा मात्रा में करेंगे तो वमनोपग है, लवण भी वमन करने में बहुत ज्यादा उपयोगी करेगा, और यह अर्क भी करेगा, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब यह प्रश्न उठता है कि इसको क्षार क्यों बोला है, क्षार क्यों बोला, मैं तो बार बार लवण बोल रहा हूँ, अर्क लवण, फिर क्षार क्यों? इसका इस सॉरी इसका यही उत्तर है कि आप लोगों को पता है कि क्षार कैसे बनाते हैं। तो सज्जी क्षार, यवक क्षार,
या आप लोग को शार कर्म विधि जो है अष्टांग हृदय में, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बहुत सारे द्रव्यों को लेके आते हैं और उसको फिर जला देते हैं। जलाने के बाद जो राख रहती है उसको चूने के पानी में डालते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो राख जो रहती है अलग कर देते हैं और वो चूना के पानी में जो मेडिसिन का सब सत्व चला गया है उसको फिर बॉयल करके फिर क्षार को प्राप्त किया जाता है। इसी तरह से अर्क लवण भी तो एक तरह से जलाया हुआ ही राख ही है ना, लेकिन यह है कि ये अर्क और लवण का राख है तो यह क्षारीय हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है और थोड़ा सॉल्ट के भी रहता है। तो यह क्षार ही कल्पना है, क्षार कल्पना के ही अंडर इसको अर्क लवण बोलते हैं। क्षार कल्पना के अंडर में ही आता है। तो जब इसका हम सेवन करते हैं तो ये क्या करता है कि आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, पहले क्लेदन क्लेदन उत्पन्न करेगा, फिर क्लेदन क्लेदन करके वहां पे जो स्रोतसों में जो अवरोध है, जैसे अभिसंधि गुण होने की वजह से वहां पे अवरोध है, तो ये क्या करेगा कि वहां पर हम जब ये मेडिसिन देते हैं तो क्लेदन क्लेदन कर, जैसे कि फॉर एग्जांपल जमीन पे बहुत ज्यादा कीचड़ या गोबर लग गया और सूख गया, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे पानी बहुत ज्यादा डालेंगे, पानी इतना ज्यादा डालेंगे और पानी डालने के बाद आदो क्ले देती, फिर उसके बाद में झाड़ू लगा के उसको साफ कर देंगे। तो यह शारीय कल्पना का यही है कि पहले क्लेदन क्लेदन उत्पन्न करना, पहले बहुत पानी पानी उजिंग 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 करके उसको डाइल्यूट करता है, वो सॉफ्ट करता है और उसके बाद में विशोषयति, क्षारीय गुण है, तीक्ष्ण गुण है, तो वो पूरी तरह से साफ कर देता है। इसलिए क्षार कल्पना का प्रयोग किया है। अब अर्क लवण जो है यह क्या है, दीपन और पाचन है, अग्नि को प्रदीप्त कर देता है, आम का पाचन कर देता है, पित्त का सारक है, मतलब पित्त अगर रुका हुआ है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, कामला रोग में भी काम करता है। आप लोगों से सभी को निवेदन है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं फेसबुक लाइव पे, फेसबुक पे अगर सुन रहे हैं तो आप लोग को जूम का आईडी दिया हुआ है, जूम से आप लोग कनेक्ट हो जाइए और मुझसे डायरेक्ट प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। तो यह जो रहता है ये पित्त सारक है, फिर रेचन कार्य करता है, कृमि को मारता है, जो कृमि होते हैं, रिंगवर्म हो गया, टेपवर्म हो गया, हुकवर्म हो गया, अलग अलग जो एस्केरिस हो गए, बहुत सारे जो कृमियां रहती हैं उन पे भी बहुत अच्छा काम करता है और यह वमनोपक कार्य करके आमाशय का शोभ उत्पन्न कर देता है, इसलिए और वामक केंद्र को उत्तेजित भी करता है। इसलिए अति मात्रा में इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर भूख नहीं लग रही है, किसी को अरुचि है और भूख न लगने का 4 सिम्टम बताया है, अनन्नाभिलाषा, अरोचक, अश्रद्धा, आस्यवरस्य। तो अश्रद्धा जो रहता है उसमें खाना खाने का इच्छा ही नहीं होता है, अश्रद्धा हो जाती है खाने के प्रति। फिर है अनन्नाभिलाषा, उसमें भूख तो लग रही है, खाने का मन कर रहा है, लेकिन अन्न को देख के खाने की मन नहीं कर रही है, अनन्नाभिलाषा। फिर है अरोचक, भूख लगती है लेकिन खाना खाते हैं ना तो मुंह का स्वाद जो है वो तो रुचि नहीं मिलती है, मतलब कोई भी चीज का है ना लॉस ऑफ टेस्ट बोलते हैं, अरोचक अरुचि हो जाती है। और आस्य वैरस्य मतलब मुंह का स्वाद बिगड़ जाना, इसको आस्य वैरस्य बोलते हैं। तो कभी कभी मधुरास्यता होती है, मतलब मुंह जो रहता है वो मीठा हो जाता है, मीठापन आ जाता है, तो मधुरास्यता होता है। जब आमाजीर्ण होता है तो मधुरास्यता होता है। उसके बाद में जब ये अम्ल अवस्था पाक अगर विकृत हो गया, विदग्धा जीर्ण हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर विदग्धा जीर्ण की वजह से कटुकास्यता हो जाएगा, सॉरी तिक्तास्यता हो जाएगा। और अगर कटु अवस्था पाक विकृत हो गया और विष्टब्धा जीर्ण हो गया तो क्या हो जाएगा, विष्टब्धा जीर्ण में क्या हो जाएगा, तो कटु अस्यता हो जाएगा। ऐसे अलग अलग कंडीशन हो जाती है। मैं 1 मिनट आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ क्योंकि ना आप लोग का डिस्टर्बेंसेस आ रहा है। आप लोग अभी म्यूटेड ही रखिए, जब मैं बोलूंगा तब आप लोग प्रश्न पूछेगा इससे रिलेटेड, अर्क लवण से रिलेटेड या कोई भी और भी प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं। तो यह जो अर्क लवण जो है ना, यह दीपन और पाचन का कार्य करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। और यह रक्तवात संस्थान में भी क्या करता है कि हृदय की उत्तेजना देता है, अर्क पत्र है ना हृदय की उत्तेजना देता है। तो हृदय का गति अगर अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट जा रहा है या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की तरफ पेशेंट जा रहा है, अर्क लवण के देते हैं ना तो हृदय को उत्तेजना मिलती है और पंपिंग एक्शन बहुत अच्छा से हो जाता है। फिर रक्त का शुद्धि करता है यह बहुत अच्छा। उसी तरह से यह हृदय दौर्बल्य में बहुत अच्छा काम करता है अर्क लवण। उसी तरह से श्वास व संस्थान जो है, मतलब जिसमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कफ बहुत ज्यादा जमा हुआ है, वहां पर कफ लीन है, स्त्यान है, प्राणव स्रोतस में पूरा फुफ्फुस में जमा है, तो वहां पर हमें वायु का भी अनुलमन होना जरूरी है। दूसरा हमें ऐसा चीज चाहिए जो कफ लीन कफ है, स्त्यान कफ है, उसको पूरी तरह से निकाल दे, उसको विलयित कर दे और जो श्वासारोध की संप्राप्ति है उसको ये पूरी तरह से ठीक कर दे। इसलिए अर्क लवण का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो श्वास कास में भी बहुत अच्छा फायदा करता है, कफ का निस्सारण करता है, कफ जो जमा है उसको पतला करके विलयित करके कफ को निकालता है। उसी तरह से
अर्क लवण का प्रयोग करते हैं तो स्वेद जनन भी है, मतलब ये पसीना भी अच्छे से ला देता है। पसीना जब आएगा तो क्या होगा कि स्वेदवा स्रोतस ठीक हो जाता है, तो उसकी वजह से ज्वर जैसी व्याधियां रहती है उसमें भी फायदा करता है। उसी तरह से स्वेदवा स्रोतस का अवरोध रहता है तो कभी कभी संप्राप्ति ऐसी होती है कि उदर रोग हो जाता है, उदर रोग हो जाता है, स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो यह अर्क लवण का प्रयोग करने से स्वेदवा स्रोतस खुल जाता है, तो स्किन डिसऑर्डर्स में फायदा करेगा, गुल्म में काम करेगा, प्लीहा रोग में काम करेगा, उदर रोग में काम करेगा। प्लीहा और यकृत पे तो इसका कार्य बहुत ही अच्छा होता है। प्लीहा में स्प्लिनोमेगाली हुई रहती है तो वह लिम्फेटिक सिस्टम पे काम करता है। लिम्फेटिक सिस्टम जो रहता है लसिका व स्त्रोतस, उसका लसिका लसिका का उल्लेख आया अपने ग्रंथों में, जैसे प्रमेह रोगाधिकार में लसिका का आया है, कुष्ठ रोग में लसिका का उल्लेख आया है, तो लसिका व स्त्रोतस भी होता है, ये आचार्यों को मालूम था। ऐसे उन्होंने बोला असंख्य स्त्रोतस है शरीर में, स्तन्य व स्त्रोतस भी है, लसिका व स्त्रोतस भी है, शुक्र व स्त्रोतस भी सब है, लेकिन मेन मेन उन्होंने जो 13 स्त्रोतस बताए हैं तो वो कंसिडर किया जाता है, लेकिन लसिका व स्त्रोतस भी है, और लसिका व स्त्रोतस का और रक्त व स्त्रोतस का मूल स्थान यकृत और प्लीहा है, मतलब लसिका व स्त्रोतस का मूल स्थान प्लीहा है और रक्त व स्त्रोतस का मूल स्थान यकृत और प्लीहा है। तो यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम में कोई भी हो रहा है, आचार्य लोगों को मालूम था कि कलयुग में लोग लसिका में कोई भी अगर मतलब इम्यूनिटी अगर खराब हो रही है तो प्लेटलेट काउंट बढ़ेगा, डब्ल्यूबीसी वगैरह बढ़ेगा, ये सब उन लोग को मालूम था, उन्होंने डिफाइन नहीं किया था अंग्रेजी भाषा में, उनको मालूम था। तो जहां पर भी स्प्लिनोमेगैली हो गया है वहां पर अगर मॉडर्न से कोरिलेट करके देखा जाए तो यहाँ पर अगर अग्निमांद्य रहता है, अग्निमांद्य की अवस्था में ही तो स्प्लिनोमेगैली हो जाती है, रक्त व स्त्रोतस की दुष्टि रहती है, रक्त व स्त्रोतस की दुष्टि रहेगी, लसिका व स्त्रोतस की दुष्टि रहेगी, आम संचित रहेगा, और वहां पे संग जैसी संप्राप्ति रहेगी, तो उसको भंग करना जरूरी है। भंग करने के लिए अर्क लवण जो है यह एक क्षारीय कल्पना है, लवण है, अर्क है, लेकिन इस जला के राख बनाया जाता है, राख का हम लोग प्रयोग करते हैं मेडिसिन के रूप में। तो इसका यही उपयोग है कि आदो क्लेदिति पश्चात विशोषित, और लवण डाला हुआ है तो ये छेदन भेदन ये सब काम करता है, और बंधन विधमापन ये शब्द यूज किया गया है, तो वहां पर जो भी बंध है उसको तोड़ फोड़ के भेदन वगैरह करके उसको निकाल देता है। तो इसलिए स्प्लिनोमेगाली जो वहां पर अवरोधात्मक संप्राप्ति से स्प्लिन बढ़ गया है, वहां पर जब छेदन भेदन ये सब हो जाएगा, स्त्रोतस खुल जाएगा, तो अपने आप वो उसका साइज ठीक हो जाएगा, इसलिए प्लीहा पर ये काम करता है। तो इसीलिए इसका बहुत अच्छा उपयोग रहता है, और यह कटु और पौष्टिक है, मतलब अगर इसका सेवन किया जाए अच्छे से तो अग्निमान्यता, अरोचक, आस्यवरस्य, अनन्नाभिलाषा ये सब में बहुत अच्छा उपयोग रहता है। इसका अगर हम लोग देखेंगे तो रक्त धातु पे इसका गामित्व रहता है, पुरीश्वा स्त्रोतस पे इसका काम रहता है, तो पुरीश्वा स्त्रोतस में अर्क लवण का काम होने से वायु का अनुलोमन अच्छे से होता है, मतलब पेट अच्छे से साफ होने लगता है, और प्राणवा स्त्रोतस में भी इसका काम होता है, तो वहां श्वास काश जैसी व्याधियां भी ठीक हो जाती है। अब मैं आप लोगों को रस तरंगिणी में इसके बारे में, अर्क लवण के बारे में बताया है, मेरा जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आप लोग आइएगा, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अर्क लवण के बारे में ऐसा बताया है रस तरंगिणी में कि सुचूर्णितम सैंधवन्तु समार्क दल संयुतम अंतर्धुमं पचतिमान स्वांग शीतम अधोद्धरेत जायते खलु संपिष्टम लवणम कज्जल प्रभम आयुर्वेदाचार्य नामना अर्क लवणम मतम यकृत प्लिहोदरम हरम रुच्यम मलभेदनम विशेषतः समाख्यातम तंत्रे अर्क लवणम बुधैहि मार्शार्कमिदं त्वर्क लवणम कोष्णवारिणा पथ्य शिशिभस्तु पुरुषे सततं परिशीलनम वात्तिकं श्लेष्मिकं वापि सजुरं वापि विज्वरम सकोष्ठबद्धं वे अथवा चित्कार युतयाय पीवा। इसका मतलब यह है कि पका हुआ, अच्छे से जो पका हुआ, कच्चा नहीं चाहिए, पका हुआ जो अर्क पत्र है एकदम पूरा ग्रीन कलर का हो गया है वह ले लेना है, या फिर पका हुआ के बारे में ऐसा ज्यादातर ग्रंथकार ऐसा बताते हैं कि वो पक के पीला हो गया होता है, वह पत्र लेना है 500 ग्राम ले लेना है, आधा किलो की मात्रा में, इतना ज्यादा अर्क का पीला जो मतलब पकने के बाद पीला पीला हो गया, गिरने को तैयार है, वह पत्ते इसमें यूज करने के लिए बोले, तो आधा किलो वो ले लिया, और सेंधा नमक आधा किलो ले लिया, और मिट्टी का जो बड़ा सराब होता है, मिट्टी का मटका टाइप, वह 10 ले लिए, मतलब 10 ऐसे मटका 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 ले लिए, उसको मिट्टी का सराब बोलते हैं, मटका को सराब बोलते हैं। यह हमारे संस्कृत में भी बताया जाता है, मैंने संस्कृत व्याकरण में जो एमए किया है वहां पे सराब का बहुत ज्यादा ऐसा वर्णन है, तो मिट्टी के मटके को सराब बोला है, तो मिट्टी के 10 मटके ले लिए। अब क्या करना है कि पहले ना अर्क पत्र को ऐसे फैला देना है सब जगह, और उसके ऊपर ना उसके अंदर
कुछ ग्रंथकार बोलते हैं कि अर्क के पत्रों को छोटे छोटे पीसेस में काट के और फिर लगाना है। अलग अलग विधि हो सकती है। रस तरंगिणी में ऐसा बताया है कि मटके के अंदर अर्क पत्र चारों ओर से लगा देना है। उसके बाद में जैसे लग सकता है वैसे लगाने के बाद फिर सेंधा नमक डाल देना है और पतला सेंधा नमक का लेयर लगा देना है वहां पर। और उसके बाद में फिर से अर्क पत्र डालना है, फिर लवण डालना है, फिर अर्क पत्र डालना है, फिर लवण डालना है। ऐसे लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर ऐसे करके मटके में फुल कर देना है। एक जगह अर्क पत्र, फिर उसके ऊपर लवण, फिर अर्क पत्र, फिर लवण, ऐसे करके मटका पूरा भर दिया। ऐसे पूरा सराव में भर दिया। फिर उसके बाद में क्या करना है कि सरावों को जो मुल्तानी मिट्टी का जो ये रहता है ढक्कन, वो लगा के और पूरी तरह से पूरे जो मात कापड़ बोलते हैं मराठी में, पूरा मुल्तानी मिट्टी का कवरिंग कर देते हैं, गीला गीला, और कवर करके पूरा एकदम पैक कर देते हैं। उसके बाद में गजपुट में डाल देते हैं। गजपुट में डालने के बाद ना वह गजपुट हो जाता है जितना घंटा देना है। मतलब कोई लोग 7 घंटा बोलते हैं, कोई लोग 12 घंटा बोलते हैं, कोई लोग 2 घंटा बोलते हैं, जैसा उनका अपना अपना मत रहता है वैसे, क्योंकि हर रस शास्त्री जो रहता है वह अपने हिसाब से बनाता है, सभी का मत ठीक रहता है। तो यह बिना ऑक्सीजन के मतलब बिना ऑक्सीजन के इनमें ये होता है, पाक होता है ना, तो ये एक क्षार कल्पना तैयार हो जाता है जो लवण और अर्क पत्र से बनाया हुआ है। फिर इसका जब स्वांग शीत हो जाता है तो वो जो मुल्तानी मिट्टी का जो कवरिंग है, ढक्कन खोल देते हैं और फिर उसमें कबूतर के रंग का राख जैसा, जिस तरह से राख होती है उस तरह का यह अर्क लवण प्राप्त हो जाता है। फिर इसको लेके खलबत्ता में डालते हैं, खरल में डाल के पीसते हैं, जैसे आप लोगों ने स्वर्ण प्राशन में देखा होगा, पूरी तरह से पीस देते हैं और फिर इसको रख के सुरक्षित शीशी में रख देते हैं। और फिर इसको 4 रत्ती मतलब 500 mgm, इतना मात्रा में, एक रत्ती मतलब 125 mgm, 4 रत्ती मतलब 500 mgm की मात्रा में, जितना बड़ा पैरासिटामोल आता है उतना मात्रा में इसका प्रयोग करने के लिए बोला गया आचार्यों ने। और अनुपान है उष्णोदक, मतलब गर्म पानी के साथ इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो अर्क लवण जो है वह किसमें काम करता है, तो रस तरंगिणी और भेषज रत्नावली में उपयोग बताया है, फलश्रुति बताई है कि संयुक्तम कठिन स्पर्शम यदाति सार वर्जितम यकृताल्योदरम नूतनम प्लिहोदरमलम हरेत, ये रस तरंगिणी में बताते हैं। और अर्क पत्रम स लवणम अंतर्धुमम दहेन नरः मसुन तत्पिबेत क्षारम प्लीह गुल्मोदरापहम, मतलब यह यकृत और प्लीहा के सभी रोगों में काम करता है। यकृत के, अब वहां पर जहां पर हमें भेदन की आवश्यकता है, दीपन पाचन की जरूरत है, हिपेटोमेगैली हो गया, स्प्लीनोमेगैली हो गया, ऐसे अवस्था में इसका प्रयोग करने के लिए बोला है। उदर रोग में इसका प्रयोग करने को बोला है कि वो, क्योंकि उदर रोग में क्या होता है कि अग्निमांद्यत मल संचयात, अग्निमांद्य रहता है, मल की संचित रहती है, अम्बुवस्त्रोतस, फिर स्वेदवस्त्रोतस और अन्न वस्त्रोतस, इसमें दुष्टि रहती है पूरा आम की वजह से। और फिर इनडायरेक्टली इफेक्ट ये रहता है कि किडनीज फिल्टर नहीं कर पाती है, जो भी क्लेद क्लेद बहुत ज्यादा उदर रोग में होता है। और आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, ऐसा उदर में सिम्टम हमें दिखता है, तो वहां पर अग्नि बढ़ाया जाता है, मूत्रल दवाएं दी जाती है। और उदरही तो विरेचन है, उदर रोग में विरेचन देने के लिए बोला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दीपन पाचन और अनुलोमन करने वाली दवाई डाली है अर्क लवण में। और ये क्षार है, आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, लवण के साथ में दीपन पाचन के साथ में क्षार है, तो ये पूरा क्लींजिंग करती है पूरा उदर रोग में जितना भी मल भरा हुआ है, आम बढ़ा हुआ है, स्त्यान कफ है, सबको निकालता है। मेरा लेक्चर होने के बाद आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, आप लोग प्रश्न निकाल के रखिए, क्योंकि ना आप लोग को ना जितना प्रश्न पूछेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और मैं सबके प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा, जरूर दूंगा, मैं किसी को निराश नहीं करूंगा। फिर ये कोष्ठबद्धता में अगर किसी का कॉन्स्टिपेशन का क्रॉनिक हिस्ट्री है और आप लोग लेक्सेटिव देते हैं तब भी पेट साफ नहीं होता। पेट साफ क्यों नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि इतना लेक्सेटिव खा खा के रुक्षता बढ़ जाती है। और लवण जो रहता है, लवण क्या रहता है, वायु का शमन करता है, मधुर अम्ल लवण शमक द्रव्य है, तो यह लवण भी है, क्षार भी है। तो एक कोष्ठबद्धता में देते हैं तो दीपन पाचन करती है, मल का भेदन करती है, पेट को साफ करती है, तो इसीलिए कोष्ठबद्धता में इसका प्रयोग करने से रोज का रोज पेट साफ होता है। कुछ लोग तक्र के साथ देते हैं, कुछ लोग गर्म पानी के साथ देते हैं, कुछ लोग मृदुका रिष्ट, तक्रा रिष्ट, अभ्यारिष्ट, इन सब के साथ देते हैं। किसी के साथ भी योजना करिए अवस्था के हिसाब से, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अतिसार में बहुत अच्छा काम करता है। अतिसार में क्या होता है, अग्निमांद्य रहता है और जो खाया पिया है वह ना पचता नहीं है, और फिर वहां पे अग्निमांद्यता की वजह से खाया पिया है वह सब निकल जाता है लूज मोशन की तरह।
लूज मोशन होते रहते हैं, पानी निकलते रहते हैं, तो वहां पर अग्नि को बढ़ाना जरूरी है, और मतलब वो रोकने के लिए अग्नि को बढ़ाना बहुत जरूरी रहता है। तो ये आमातिसार में भी अच्छा काम करता है कि ये आम का पचन कर देता है, और वहां पर यह अतिसार की अवस्था में क्या करेगा कि दीपन पाचन कार्य करता है। दीपन पाचन कार्य अगर हो जाएगा तो अपने आप वो जो संप्राप्ति घटित हो रही है वह रुक जाएगी। तो अतिसार में दे देते हैं। और ज्वर में अतिसार, ज्वर में तो देने से क्या होगा कि दीपन पाचन होगा, और जो आमाशय में आम संचिति है उसको ये निकाल देगा, और उसके बाद में क्या होगा, अम्बुवस स्त्रोतस को ये खोल देता है, क्योंकि क्षार कल्पना है, आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, स्वेदवस स्त्रोतस में काम कर रहा है क्योंकि पसीना लाता है। अर्क जो है वो स्वेदोपक गण में बताया, पसीना ला देता है, अग्नि मान्यता को ठीक कर देता है। तो फिर और रसव स्त्रोतस की शुद्धि कर देता है। तो और क्या चाहिए ज्वर में, तो रसव स्त्रोतस, फिर स्वेदव स्त्रोतस, अम्बुव स्त्रोतस, सॉरी अन्नव स्त्रोतस, इन यही 3 स्त्रोतस का अवरोधात्मक संप्राप्ति रहती है, इसलिए ज्वर में काम करता है। विषम ज्वर में क्या रहता है, विषम ज्वर में संतत सतत अन्य तृतीयक चतुर्थक, ये जो रसगत रस धातुगत जो ज्वर रहता है, रक्त धातुगत ज्वर रहता है, मांस धातुगत ज्वर रहता है, मेद धातुगत ज्वर रहता है, अस्थि मज्जागत जो ज्वर रहता है, उसमें धातुगत अवस्था में धातुओं में जाके आम संचिति होती है। तो वहां पर आम को पचाना, यह जो है आम को पचाना भी है, और जो किट्ट भाग है उसको निकालना भी है। किट्ट भाग को निकालना है, इसलिए अर्क लवण का प्रयोग करते हैं। तो वो किट्ट को भी निकालेगा, धातु में अग्नि को भी प्रदीप्त करेगा, धातु अग्नि को भी अच्छा करेगा, भूताग्नि को भी अच्छा करेगा। तो रस धातु में भी अच्छा काम करेगा, रक्त में भी करेगा, मांस में भी, मेद में भी, अस्थि मज्जा में भी। तो विषम ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। और अर्क लवण का सेवन आप लोग भी बना के करिए, बहुत ईजी है। अर्क के पत्ते लेके आइए, उसको धो के फिर सेंधा नमक लेके आइए, आधा आधा किलो लेके आइए, और ना मिट्टी का मटका में उसको डाल दीजिए, और एक लेयर पत्ते का, एक लेयर लवण का, फिर एक लेयर पत्ते का, फिर ऐसा करके फिर उसको पका दीजिए गड्ढे में, जो गाय का उपले रहता है उसको डाल के, काउडंग केक जो रहता है उसको डाल के और जला दीजिए, फिर वो राख बन जाएगा। उसका प्रयोग आप लोग खुद बना के करेंगे तो बहुत सस्ता आता है, इतना महंगा नहीं होता। अर्क के पत्रे तो फ्री में मिल जाएगा आप लोग को, और नमक भी है तो नमक के भाव में मिल जाएगा। तो इसको आप देंगे तो आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा बढ़ेगा। और नहीं अगर बना सकते हैं तो आप लोग ना योग्य जगह से लीजिए, तो और 4 रत्ती 500 mgm सुबह, 500 mgm शाम को, यह समान काल में देना है। मतलब खाना खा के 2-3 गिलास खाना खा के और फिर वह खा लेना है, फिर तक्र पी लेना है या गर्म पानी पी लेना है, फिर खाना खाना है। तो समान काल में देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। कुछ लोगों का मत है ऐसे आचार्यों का कि खाना खाने के बाद देना चाहिए, वैसा भी वो भी सही है, दोनों मत सही है। तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया। अब अर्क पत्र में अर्क लवण के बारे में एक और चीज बताया है कि कठिन से कठिन प्लीहा रोग जो रहते हैं, जो प्लीहा रोग कहीं ठीक नहीं हो रहे, वहां पर रक्त मोक्षण कराया जाता है। प्लीहोदर में तो बोला है कि एक ना डंडा टाइप लेना है, मुसल लेना है, और मुसल से प्रेस करना है जब भी स्प्लीनोमेगाली रहती है। यहाँ रोहित का रिस्ट लेना है, रोहितक घृत चरक में बताया, स्प्लीनोमेगाली में देने के लिए बोला है। या हम लोग आयुर्वेद में रक्त पाचक देते हैं तो भी ठीक होता है, रक्त मोक्षण भी बताया। तो प्लीहा वृद्धि में तो अर्क लवण इंटरनली देने से बहुत अच्छा फायदा होगा। यकृत वृद्धि रोग में भी बहुत अच्छा होगा। वृद्धि रोग जो रहता है जिसमें हर्निएशन हुआ रहता है, अलग अलग जगहों पे वृद्धि रोग हुआ रहता है, वहां पर भी ये एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है, क्योंकि आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, वहां पर न पूरा क्लेदन क्लेदन करके पूरा क्लींजिंग कर देता है, वहां पे शोषण कर देता है, सुखा देता है, पूरा अच्छे से साफ कर देता है। तो हर्निएशन वृद्धि रोग में भी बहुत अच्छा काम करता है। गुल्म रोग में क्या रहता है कि अग्निमंदिर रहता है, कोष्ठ में आम संचिति रहती है, वायु का प्रकोप, वायु प्रकोप का आहार विहार का सेवन करते हैं, तो वायु की वजह से वहां पे सब चीज रुका हुआ है और वायु गोला बन जाता है, और पेरिटोनियम स्किन के बीच में गोला ऐसे डबक डबक घूमते रहता है। तो वहां पर भी जो भी संघात की संप्राप्ति हुई है उसको तोड़ना बहुत जरूरी है, मॉलिक्यूल लेवल पे तोड़ना जरूरी है। कफ और आम की वजह से जो संघात हुए उसको तोड़ देंगे, वायु अपने आप अनुलोमित होगी। और ये वायु को अनुलोमित करने की तो दवाई है ही, अर्क लवण है, तो लवण ऐसे भी देंगे तो पेट अच्छे से साफ होता है, तो इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। अर्क लवण ज्यादा उपयोगी रहता है। इसी तरह से नारिकेल लवण भी बनाते हैं, लेकिन नारिकेल लवण का बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। उदर रोग में काम करता है। अजीर्ण अवस्था रहती है, मतलब कुछ लोगों को ना खाना खाने के बाद पचता ही नहीं है, वो थोड़ा भी खा लेते हैं तो बहुत दिन भर अजीर्ण रहते हैं। तो ऐसे जो क्रॉनिक जो रहता है इनडाइजेशन का प्रॉब्लम, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। मंदाग्नि में अच्छा काम करता है। पांडु रोग में भी बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा ग्रंथों में बताया। पांडु रोग में कैसे काम करेगा, तो पांडु रोग में यह क्या करेगा कि रसवस मतलब अन्न का पचन अच्छा कर देगा। अन्न का पचन अच्छा कर देगा तो स्त्रोतस जो है वह
पूरी तरह से अवरोधात्मक संप्राप्ति होगा, रस्व स्रोत में भी आम की संचित है वो भी ठीक हो जाएगा। इस तरह से ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और दूसरे ग्रंथों में ऐसा बताया है कि हम लोग सराव संपुट में भी डाल के इसको गजपुट देके भी बना सकते हैं। और दूसरा ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि इसको टुकड़े ही टुकड़े करके सराव में डाल देना है, सेंधा नमक भर के सराव का ढक्कन लगा के उसको मुल्तानी मिट्टी से करके मटका की जगह सराव संपुट बताया है, उस तरह से करके फिर गजपुट देना है। और अंदर जब ठंडा हो जाए तो अंदर का जो भी पाउडर राख बनेगा, राख मिलेगा, वह हम लोग को खरल में डाल के और घोटना है। घोटते घोटते वो पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। तो इसका प्रयोग 4-4 रत्ती की मात्रा में 500-500 एमजीएम की मात्रा में करना है। ऐसे इसके बारे में बताते हैं कि काला सफेद, काला और सफेद तरह का इसका रंग होना चाहिए। रस अगर देखेंगे अर्क लवण का, टेस्ट करेंगे तो लवण जैसा ही होना चाहिए। ये राख है लेकिन लवण लवण रसात्मक होना चाहिए। क्षार है तब भी यह लवण होना चाहिए। उसी तरह से गंध है तो ऐसा लगना चाहिए कि जला हुआ कोई तो चीज है, वैसा स्मेल आता है इसका, राख जैसा स्मेल आना चाहिए। फिर इसका उपयोग प्लीहा वृद्धि में, गुल्म में है, उदर में है, श्वास में है, कास में है, इन सब में है। और इसका अनुपान है तो दही का जो पानी है उसमें उसके अनुपान के साथ देना है, या फिर तक्र के साथ देना है, या गर्म पानी के साथ देना है। एक ना विशेष सूचना बताई जाती है, मतलब महाराष्ट्र के वैद्य ऐसा बताते हैं कि जब भी ये बना रहे हैं तो यह प्रत्यक्ष अग्नि का इसका प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, मिट्टी के मटके में ही डालना है या सराव संपुट में डालना है। डायरेक्ट हमको इसको लेके और आग में जला रहे हैं इस तरह से नहीं होना चाहिए। और हवा का भी संपर्क नहीं होना चाहिए। जब ये बन गया है ना तो इसको एयर टाइट शीशी में बंद करके रखना चाहिए, नहीं तो हवा जाएगा, मॉइस्चर जाएगा तो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा, विश्वत बन जाएगा। और अगर हमने अच्छे से रखा तो ये बहुत दिनों तक भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और हो सके तो इसको ना ऐसा जगह पे रखना चाहिए जहां पर मतलब गर्मी भी ज्यादा ना लगे, और मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है उस तरह से इसको सुरक्षित करके रखना चाहिए। और सराव संपुट में रखेंगे और मुल्तानी मिट्टी का जो कवरिंग कर रहे हैं उसको रखने से क्या होता है कि हीट जो रहती है डायरेक्ट हीट जाके वहां पे उसको बर्न नहीं करती है, मतलब केमिकली वो इस तरह से बनता है अर्क लवण कल्पना, क्षार कल्पना, कि वह हमें बायोलॉजिकल रूप में एब्जॉर्ब हो जाए और तुरंत ही काम करे। डायरेक्ट नहीं जलने देना है, डायरेक्ट उसमें ऑयल सॉरी उसमें एयर नहीं लगना चाहिए, हवा नहीं लगनी चाहिए, इसका ध्यान में रखिए। अब मैं आप सभी लोग को अनम्यूट कर देता हूँ और आप लोग आइए और हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोगों का कुछ अनुभव है तो वो पूछिए, कुछ डाउट है तो आप लोग पूछिए, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। जी किसी का अर्क कल्पना के उसमें कोई अनुभव है तो बता सकते हैं क्या? रितिका वाली जी आप बताइए कृपया, डॉक्टर रितिका वाली सर जी। मुझे नमस्ते सर, आपको देख के बहुत खुशी हुई आज। आपका लेक्चर बहुत अच्छा था। जी सर मेरा एक प्रश्न है कि जैसे ये क्षार करना है तो इसको हम कितने दिनों तक, मतलब बिना शंका के, हम जैसे ये कहते हैं कि अगर ज्यादा देर तक हम इसको उपयोग करते हैं तो अनपचकता करता है, ये तो कितने दिनों तक हम लगातार इसको दे सकते हैं? मैंने तो इसका प्रयोग ऐसे देखा है कि कुछ वैद्य जो रहते हैं 7 दिन देते हैं, और अगर अग्नि दीपन हो गया तो फिर हम चेंज करके दे देते हैं। कुछ लोग 3 महीना तक देते हैं। हमें तो ये काम करना है कि अगर जैसे प्लीहा वृद्धि है, यकृत वृद्धि है, तो 7 दिन में तो ठीक होगा नहीं, उसके लिए तो हमें 3 महीना तक देना ही पड़ेगा। तो हम ज्यादा दिन तक भी दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इसका हैवी डोज में बिल्कुल नहीं देना है। हैवी डोज देंगे तो ये क्षार भी है और लवण भी है, तो ये बीपी जरूर बढ़ा देगा, पूरे बॉडी में स्वेलिंग कर देगा। और वमनोपग भी है, लवण भी वमनोपग है और अर्क भी वमनोपग है, उल्टी का शुरू हो जाएगा, फिर दूसरी बीमारी हो जाएगी। ठीक है सर। 500 मिलीग्राम बीडी में इसको देना है हमने, है ना? इससे जी ज्यादा नहीं देना। नहीं, ज्यादा ये मैक्सिमम डोज है। कुछ लोग हमारे जो गुरुजी लोग हैं ना वो तो एक रत्ती तक देते हैं, एक चुटकी देते हैं, तो उससे भी काम हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है सर, जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो बताइए। अर्क लवण के बारे में किसी को पूछना है? सर ये विबंध और अतिसार दोनों में प्रयोग करते हैं, तो सर उसमें क्या अनुपान अलग है या फिर किस तरह से इस्तेमाल अनुपान करेंगे? अलग रहता है, अनुपान अलग रहता है। जैसे हम लोग अतिसार में दे रहे हैं तो कुटजा रिष्ट बिल्वा बले ये क्या करेगा, वहां पे डायरेक्ट अतिसार में काम नहीं करेगा, वहां पे अग्नि को बढ़ाने का काम करेगा। बाद में हमें तो वहां स्तंभक और ग्राही द्रव्य तो देना ही पड़ेगा। इसका कार्य ग्राही और स्तंभन नहीं है, ये केवल अग्नि को प्रदीप्त करता है। कुटजारिस्ट के साथ में दें और स्टार्टिंग में दें, और बाद में इसको फिर स्टॉप जब करना होगा हमें विबंध उसको अतिसार को, तब इसे स्टॉप कर दें। हाँ, अग्नि बढ़ गया, अतिसार ठीक हो गया तो बंद कर दीजिए।
और विबंध में सर इसका क्या अनुपान होना बंद चाहिए? में 1-1 चम्मच आप तकर के साथ दीजिए ना, या अभ्यारिष्ट के साथ, अच्छे से पेट साफ होता है। मैं तो यूज करता हूँ। आप मेरे क्लिनिक में कभी आइए, मैं आपको अर्क लवण खिलाऊंगा, आपको ना शाम को दूंगा, सुबह अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। कितना भी कॉन्स्टिपेशन रहा वो ठीक कर देता है, इतना अच्छा दवाई है। सर मूत्र कुक्षता या मूत्राघात की अगर लक्षण है तो कुछ पेशेंट को स्वेदागमन रुक जाता है, स्वेदावरोध हो जाता है, तो वैसे हम स्वेदोपक होने की वजह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल स्वेदोपक के रूप में कर सकते हैं। मूत्र कृच्छता से आपने पूछा तो मूत्रल दवाइयां जैसे गोक्षुर आदि, हाँ, चंद्र, उसके साथ उसके साथ अनुपान चेंज कर करके करना है। अनुपान चेंज करके जी। मतलब पुनर्नवारिश वगैरह के साथ में भी दे सकते जी, लेकिन ये इतना अच्छा है कि संघात को तोड़ देता है, जो भी हैं। ऑब्स्ट्रक्शन है उसको खोल देता है। थैंक यू सर। क्योंकि हम लोग चिकित्सा में देखते हैं कि बृहण करने वाला, अपतर्पण करने वाला, ये दवाई वो दवाई, कुछ कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया जाता कि कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको खोलें कैसे। मेरे सर लोग जो हैं वो तो कोरोनरी हार्ट ब्लॉकेजेस में रस पाचक, रक्त पाचक के काढ़ा के साथ भी इसका प्रयोग करते हैं। तो और लंघन देते हैं, मतलब 45 डेज तक ये देते हैं, चावल का मंड और यूश ऐसे देते हैं और इसका प्रयोग करते हैं, तो कोरोनरी आर्टरीज भी खुल जाती हैं। इतना इसका और लवण है ना तो सूक्ष्म स्त्रोतोगामित्व है, और अनुपान वैसा देना है कि रस धातु तक जाके वहां पे कोरोनरी आर्टरी को खोल दे। जी हेलो। हाँ जी, पूछिए। हाँ सर, मेरा एक पेशेंट है सर, उसका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है और स्प्लीनोमेगेली भी है सर, इसको कौन से अनुपान के साथ दे सकते हैं? बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसको जॉन्डिस हुआ है, कामला रोग हुआ है ना। हाँ तो सर। आप, हाँ तो आप उसको ये दे सकती हैं, रस पाचक, रक्त पाचक, आरोग्य वर्धनी, ये तो देंगी। तो हाँ अगर सर। आप लिक्विड फॉर्म में अगर पूछ रही हैं तो रोहित का रिष्ट आता है, हाँ रोहित का सर। रिष्ट आता है, रोहित घृत, तो वह दोनों पे काम करता है, यकृत पे भी काम करेगा, प्लीहा पे भी काम करेगा, दोनों के हिसाब से दीजिए। और दूसरा, इसमें हमें यह देखना है कि मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं हम लोग। आप हाँ 500 सर। mg आप कम भी दे सकते हैं, ज्यादा भी दे सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। थैंक यू सर। ट्यूबल ब्लॉकेजेस अगर है तो सोच सकते हैं क्या सर? नहीं, ट्यूबल ब्लॉकेजेस में क्षार बस्ती नहीं, देते हैं, तेल का बस्ती देते हैं। अच्छा, क्योंकि आपने वो संघात ट्यूबल ब्लॉकेज तक वहां तक जाएगा कैसे, बीच में यूट्रस का अवरोध है ना, यूट्रस के और जो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह रहता है, देखिए हाँ कुछ उसमें भी वृद्धि रोग स्ट्रैंगुलेशन। का बताया है, वहां पे कर सकते हैं। हाँ, ये अर्क लवण जो है ये ट्यूब्स तक जाएगा कैसे। नहीं मैं बस्ती के बारे में सोच रही थी। हाँ, ऐसा हमारे आचार्य, हमारे सर लोग बताते हैं कि अगर क्षार तेल में थोड़ा सा ये अर्क लवण डाल के और फिर बस्ती दे दिया जाए, ऐसे मिक्स करके, तब इसका फायदा हो सकता है। क्षार लवण और क्षार तेल। क्षार। थैंक्स। जी हाँ जी, डॉक्टर कंचन जी, डॉक्टर आकांक्षा जी, प्रश्न पूछिए। जी सर। सर जैसे भगंदर भगंदर में भी बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, अंदर ही अंदर व्रण बने रहते हैं, तो वहां पे भी इसका उपयोग कर सकते हैं? हाँ, ये वायु का अनुलोमन करता है, हीलिंग नहीं करेगा वायु का। आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, क्लेदन क्लेदन करके हाँ, तो क्लींजिंग, क्लेट को ऑब्जर्व करेगा वहां पे, एब्जॉर्ब नहीं, क्लीन करेगा, एब्जॉर्ब क्लीन नहीं करेगा। करेगा, साफ करेगा, ओके। साफ। तो जहाँ पे जैसे वहां पे जहाँ पे बहुत सारे जहाँ पे भगंदर में षटकोणक जैसी जहाँ पे कंडीशंस होती हैं, तो वहां पे इसका उपयोग करके देख सकते हैं सर? उसका उपयोग करेंगे। भगंदर में अग्नि मांद्य तो होता ही है, तो बिल्कुल अग्नि बिल्कुल। मांद्यता को ठीक कर देगा। और वहां हीलिंग के लिए व्रण शोधक तेल, व्रण रूपक तेल, वो तो जी करना ही सर। पड़ेगा। ओके सर। और फाइब्रोएडिनोमा में किस तरीके से इसका यूज कर पाएंगे? फाइब्रोएडिनोमा में हम्म। मतलब लगाने के लिए। जी सर, मतलब ओरली ही देना पड़ेगा इसको? नहीं नहीं नहीं, फाइब्रोएडिनोमा में मैंने अर्क के पत्ते का बताया, पत्र पुटली श्वेत के बारे में बताया। अर्क ओके, मतलब अर्क लवण तो, अच्छा। अर्क लवण तो अन्नवा स्रोतस पे काम करने वाला दवाई है ना। जी बस सर। साग ओके। का प्रयोग करके, मतलब ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि ऊपर लगा के देख सकते हैं, लेकिन ऐसा अच्छा। ऐसा अनुभव तो नहीं है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ये कोष्ठगत ही रहता है। डॉक्टर कंचन जी, प्रश्न पूछिए, अनम्यूट करके। जी पूछिए मीनल गुप्ता जी। सर वो आपने जो फाइब्रोएडिनोमा के लिए उपनाह बताया था सर, उसमें आपने कई सारे द्रव्य उपनाह बताए नहीं थे सर। बताया, एक मैंने कहा पत्र पुटली श्वेत। पत्र हाँ तो पुटली श्वेत जो है उसमें क्या क्या पत्ते हैं वो आप लिख लीजिए। एरंड का पत्ता, अर्क का पत्ता, इमली का पत्ता, फिर शिगरू का पत्ता,
करंज का पत्ता, निर्गुंडी का पत्ता, ये 6 पत्ते रहते हैं। इसको लेके बारीक बारीक ऐसे पीसेस करके और ये सरसों का तेल डाल के, सरसों का ही तेल चाहिए इसमें, और फिर इसको भून देना है थोड़ा सा ऐसे ब्राउनिश हो जाए, जलाना नहीं है, वो ध्यान रखिए मंद अग्नि पे। और उसके बाद में 2-3 ऐसे ये ले लीजिए, हैंकी ले लीजिए कपड़ा कॉटन का, और उसमें गरम गरम कलछुल से उसमें डालना है, फिर ऐसे मोड़ के पोटली बना देना है। और जहां फाइब्रोएडिनोमा हुआ है, अगर ब्रेस्ट में फाइब्रोएडिनोमा हुआ है, लंप है, तो वहां डायरेक्ट स्वेदन नहीं देना है, नहीं तो मेमोरी ग्लैंड्स डैमेज हो जाएंगे। पहले हाथ पे लगा के देखिए कितना गर्म है कितना नहीं है, और उसके बाद में वहां पे थोड़ा थोड़ा सेक देना है। और सेकने के बाद 15-20 मिनट सेकने के बाद क्या करना है कि उसको निचोड़ के उसका रस जो है वो पूरा ब्रेस्ट में लगा देना है, लगा के, और वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद में ये जो पत्ता है इसको लगा के ऊपर से पॉलिथीन लगा के फिर पहन लेना है, और रात भर इसको रखने देना है। तो आप लोग देखेंगे ना कि वो फाइब्रोएडिनोमा अगर कितना भी बड़ा होगा तो वह भी डिजोल्व होते होते पिघल पिघल के इंटरनल दवाइयां आप दे रहे हैं फाइब्रोएडिनोमा के लिए, कांचनार गुगुल दे रहे हैं, त्रिफला गुगुल दे रहे हैं, लेखन करने वाली आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका लगने से इतना वो फाइब्रोएडिनोमा जो अगर बहुत ज्यादा टाइट हुआ है, हार्ड हुआ है ना, वो सॉफ्ट होते 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 डिजोल्व हो जाता है। और ये पत्र और रात भर रखेंगे तभी होता है, उसका स्वेदन होना चाहिए अर्क के पत्तों का। सर मैं लाइपोमा में इसको इस्तेमाल यूज कर सकते हैं? 100% लाइपोमा में काम करेगा। लाइपोमा में इतना फास्ट तो कोई और दवाई नहीं करती जितना पत्र पुटली श्वेत करती। इसी तरह से फाइब्रोइड्स जो रहते हैं यूट्रस में, फाइब्रोइड्स रहते हैं तो नाभि के पूरा चारों ओर पत्र पुटली श्वेत करना चाहिए, नाभि के नीचे भी नाभि के ऊपर भी। ऐसा अगर करेंगे ना और फिर वहां रात भर बांध दिया तो फाइब्रोइड्स भी डिजोल्व होते हैं। फिर उसी तरह से सिस्ट में, पीसीओडी में भी करने के लिए बताया। यूटेराइन फाइब्रोइड 100%, हाँ यूट्राइन फाइब्रोइड में, हाँ यूट्राइन फाइब्रोइड ये स्वेदन करता है ना, पत्र पुटली स्वेद है, स्वेद। और जो पत्ते हैं ना वो पूरा स्वेदन कर देते हैं वहां अंदर अंदर यूट्राइन फाइब्रोइड। किसी भी तरह का यूट्राइन फाइब्रोइड को गलाना है जल्दी, अब इंटरनल दवाई दीजिए लेकिन पत्र पुटली स्वेद जरूर करिए। मतलब स्वेद करके वहां पे हर तरह के स्वेदन करके वहां पे बांध भी देना है रात भर जी, कि सिर्फ स्वेदन ही करना है? ओके, स्वेदन कर जैसे दिया हम आपने एक बार कर दिया, और उसके बाद में हाँ, उसका पत्ते का रस निचोड़ दिया सरसों के तेल वाला और पूरा लगा हाँ, दिया। हाँ, उसके बाद में वो पत्ते बिखरा दिए और पॉलिथीन डाल के या कैसे भी ऐसे कर दिया कि जैसे हम उदर में करते हैं अर्क पट्ट बंधन, वैसे हाँ, पट्ट बंधन करना। तो उधर में भी तो अर्क पत्र बोला है ना, वो स्वेदन के लिए ही बोला है ना। तो बांध फाइब्रोइड जो रहते हैं पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। आप ना खुद एनालिसिस करके देखिए, इतना मैंने किया है इसलिए मुझे मालूम है। थैंक्स सर, थैंक यू जी। सर पित्त प्रकृति में भी दे सकते हैं इसे अर्क लवण को? अर्क लवण तो दीपन पाचन है, तो तक्र के साथ दीजिए, गुलकंद के साथ दीजिए, इससे पित्त प्रकोप नहीं होता है। ज्यादा मात्रा में देंगे तो पित्त प्रकोप होगा, कम मात्रा में नहीं होता। धन्यवाद सर जी। और किसी को प्रश्न पूछना है? आप लोग और भी कोई डिजीज से रिलेटेड या कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं। हेलो जी हेलो, हाँ जी प्रतिभा जी पूछिए। हाँ सर, जलोदर में यूज कर सकते हैं क्या? जलोदर में क्या आपको क्या करना है? अर्क लवण यूज कर सकते हैं क्या? अर्क लवण, अगर अर्क लवण का प्रयोग करके आपको अग्नि मान्यता को ठीक करना है जलोदर में, तो अग्नि मान्यता के पर्पज से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अग्नि मान्यता ठीक होगी, भूख लगने लगेगा, अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा ना, तो फिर अपने आप, और उसमें तो उदरहित विरेचन नहीं, विरेचन देना पड़ता है, जलोदर आरी रस या इच्छा विधि ऐसे तीक्ष्ण विरेचन देना ही पड़ता है, और मूत्रल दवाइयां देनी पड़ती है। अग्नि बढ़ाना है तो उसमें आसावरिश देते हैं, दूध पे रखते हैं। तो दूध और ये लवण है, क्षार है, तो इसका कॉम्बिनेशन साथ में नहीं होना चाहिए, 1 घंटा आगे और पीछे दूध नहीं जाना चाहिए इसके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर प्रीति जी कुछ प्रश्न पूछ रही है क्या? नमस्ते सर। हाँ, आप कहाँ से बोल रही हैं? सर नागपुर से। जी पूछिए ना प्रश्न। सर इसी के बारे में पूछना है कि और भी कुछ पूछ सकते हैं? कुछ भी पूछ सकती हैं। सर वो स्किन डिसीज में विरेचन कैसे करेंगे हम? आपके पेशेंट का क्या स्किन डिसीज तो बहुत सारा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। सर मेलेज्मा विरेचन के लिए पूछ रही है तो सोनामुखी चूर्ण आता है, निशोत्तर चूर्ण आता है, दंतीमूल आता है, हरितकी। आपका कोष्ठ कैसा है वो पेशेंट का, वो पहले देखिए और उस हिसाब से आप डिसाइड करिए। तीक्ष्ण विरेचन है तो इच्छा भेदी मिश्रक स्नेहम दे दीजिए, मध्यम कोष्ठ है तो त्रिवित लेहम दे दीजिए, मृदु कोष्ठ है तो मनुक्का दे दीजिए, त्रिफला है, हरितकी है, डेली कर सकते ना सर कि ऐसे एक ही बार में विरेचन करना है कि आप डेली ये दे सकते त्रिफला वगैरह? दे सकते हैं ना, आप चूज करिए ना मेडिसिन।
कोई भी पेशेंट ठीक के। है ना सर, थैंक यू सर। जी सर एप्लीकेशन एप्लीकेशन के लिए देते हैं तब ये इस विद्रदी डेवलप नहीं करेगा ना? क्या क्या विद्रदी? मतलब वो पक्वा अवस्था नहीं आएगी ना उससे? एप्लीकेशन किससे? करते हैं और किससे करेंगे एप्लीकेशन? क्या मतलब चीज एप्लीकेशन पूछ रही है? क्या चीज? अर्क अर्क लवण पूछ रही है कि पत्र हाँ पुटली से? हाँ अर्क लवण। अर्क लवण से विद्रदी कैसे होगा? नहीं होगा। ये ज्यादा से ज्यादा नहीं नहीं, इससे कभी नहीं होता विद्रदी। तो फिर अर्क उसको लवण केवल पानी एप्लीकेशन के लिए कैसे करेंगे लाइपोमा पे? नहीं, आपका क्वेश्चन ही गलत है। आप पत्र पुटली श्वेत के बारे में मैम ने पूछा था ना। वो ओके पत्र पुटली श्वेत तो है, वो विद्रदी कैसे रहे? इतना थोड़ा गर्म होता है। ओके वो तो हमें रात भर बांध के रखना है। और मैंने बोला ना कि स्तन विद्रदी ना हो, इसलिए पहले आप गरम गरम जो है पहले हाथ के दूसरे हाथ के तलवे में ऐसे टच करके देखेंगे। ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, और फिर आप वैसे कर सकते हैं। हाँ ठीक है। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जी। एक पेशेंट है, उनका स्तन्य नहीं आ रहा है, पहले बच्चे में भी नहीं आता था और दूसरा बच्चा है उसमें भी नहीं आ रहा है। तो दीपन पाचन किया लेकिन थोड़ा फर्क है उनको। लेकिन अगर हम इसमें रसव स्रोत में ये काम करता है तो विबंध हटाने के लिए अर्क लवण का बच्चा हो 2 महीने का तो यूज कर सकते हैं क्या अर्क उसका लवण? प्रयोग अर्क लवण का दीपन पाचन के रूप में प्रयोग करिए, जो भी अवरोधात्मक संभ्रांति है वो ठीक हो जाएगा। और दूसरा क्या क्या चीज दे सकते हैं, तो स्तन्य जनन गण है अपने चरक संहिता में, वो दे सकते हैं। दूसरा आप जो चावल होता है, चावल और दूध, इसका खीर बना के दीजिए, और गन्ने का रस दीजिए, और पंचजीरक गुड़म करके एक दवाई आता है, पंचजीरक गुड़म दीजिए, शतावरी गुड़म, शतावरी कल्प दीजिए। इस सब से आएगा ना, दूध आने लगता है। और जब भी वो दूध पिलाती है तो अंधेरे रूम में जहां लाइट नहीं आता है वहां पे उसको दूध पिलाने को कहिए, तब अच्छे से दूध स्तन प्रवर्तन हो जाता है। या तो उसको अटैचमेंट नहीं होगा, या मानसिक विकार होगा, या डिप्रेशन में होगी, एंजाइटी में होगी, इसलिए उसको स्तन्य प्रवर्तन नहीं होगा। या फिर वो क्या नहीं होता है सर, कि उनका है ना पहले बच्चे में भी होगा। हाँ क्या हो गया? जी सर, पहले क्या? बच्चे में भी उनका स्तन्य प्रवृत्ति नहीं होता था, पहले नहीं बच्चे तो में भी उनका स्तन्य प्रवृत्ति उनका नहीं था। अभी ये 5 बोलिए बोलिए, उनका प्रकृति कैसा है? कृश है क्या, कि हेल्दी है, कि क्या? हेल्दी है सर, नहीं कभी और कभी वो ठीक से खाती पीती भी है। नहीं, कभी कभी एम्बिशियस लड़कियां होती है ना, जो अपने बच्चे पे वात्सल्य नहीं रहता, उनको अपना करियर और वो सब इम्पोर्टेंट रहता है, उनको स्तन्य प्रवृत्ति नहीं होती है। बच्चा नहीं अगर उस जबरदस्ती हो टाइप की गया। नहीं है सर, वो तो बहुत कोशिश कर रही है। तो मैंने उसको अलीव की जो खीर होती है ना वो भी दिया है, चित्रकादि वटी आरोग्यवर्धिनी दिया है, शतावरी कल्प दिया है, लेकिन थोड़ा रसाग्नि दिया है, रसपाचक भी दिया है, लेकिन थोड़ा पहले से है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। पंचगुणक यहाँ पे नहीं मिला, तो अर्क लवण का यूज पंचजीरक गुणम करना से हो आता तो है, कितना करना है? गन्ने का रस पिलाइए, उससे स्तन्य प्रवर्तन अच्छे से हो जाता है। गन्ने का रस जितना वो पियेंगी ना उतना अच्छे से आएगा। घृत कल्पना नहीं जी ऐड कर सकते इसमें? घृत कर सकते हैं ना, कल्पना ऐसे तो कुछ भी कर। और ना अगर आप उनका ब्रेस्ट में देखें तो कहीं ऐसे गांठ वगैरह लग रही है क्या, अवरोध है क्या? सर उनका एक ऑपरेशन हुआ था ब्रेस्ट हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है, आघात जन्य वात प्रकोप। 7 साल पहले। वात प्रकोप, इसलिए ड्राइनेस आ गया पूरा हाँ तो स्तन। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, फलघृत लेके और फलघृत से रोज ये करें, मसाज करें। मसाज जी करेंगे ना सर। तो सॉफ्ट हो जाएगा, पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। तो जी जो सर। मेमोरी के वो ग्लैंड्स हैं, मेमोरी ग्लैंड्स, वो सारे जागृत हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, तो स्तन्य प्रवर्तन होने लगेगा। रुक्षता बताइए, कुछ ना कुछ आघात जन्य या सर्जिकल कुछ तो हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ सर, सर्जिकल तो 2 गांठें उनके रिमूव हो चुके हैं पहले, 7 साल पहले। देखिए हेतु निकालना बहुत जरूरी होता है, हर हाँ चीज क्या है। तो रुक्षता जन्य वात प्रकोप है तो उसको घृतपान कराए, गन्ने का रस पिलाए, और ऊपर से आप ये घृत लगाना है। लगाना है। ठीक है हाँ सर। लगाना। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को प्रश्न पूछना है? अगर नहीं पूछना है तो हम जाते हैं, फिर मिलेंगे रात को। सर एक छोटा सा प्रश्न। हाँ पूछिए। मैम आप पूछ लीजिए पहले। सर वो पत्र पोटली श्वेत के लिए बारे में ही पूछना है सर। सर एक हाँ। पेशेंट है, आज ही मेरे पास आया सर, बॉडी बिल्डर है, 100 kg वेट है, 6 फीट हाइट है, और उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि उसने अपना बैक का पूरा MRI और सब कुछ दिखा चुका, गंगाराम तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखा चुका, पर उसका
कॉज नहीं मालूम पड़ रहा है, उसका पेन है थाई मसल में, बैक साइड में, हैमस्ट्रिंग में, वो जो मसल होता है वहां उसको एक सीवियर पेन है, जो कि उसको सिर्फ सिटिंग पोस्चर में होता है और कभी नहीं होता। और उसका एमआरआई बिल्कुल क्लियर है, उसके सारे एक्सरे सब कुछ क्लियर है, उसका ना बैक बोन में कोई प्रॉब्लम है, ना उसकी हिप बोन में कोई प्रॉब्लम है, तो लेकिन क्यों उसका वो मस्कुलर पेन नहीं हो सकता, या तो सर नर्व्स हाँ, सर हो सकता है, वही मैं कह रही, मस्कुलर पेन भी सर मसल रिलैक्सेंट जो मतलब वो एलोपैथिक में सब कुछ कर चुका है लास्ट 1 ईयर से। तो आप वो बस्ती क्यों नहीं दे रही हैं? हाँ सर, मैं वो स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने आज ही वो पेशेंट मेरे पास आया, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो ये हमने अभी पत्र पोटली जो आपने बताया उसका मैं उपनाहा उसको, जैसे कि उसका कहना है जब भी वो एरिया गर्म होता है तो उसको पेन सबसाइड कर जाता है, और जब वो एरिया ठंडा होना शुरू होता है उसका पेन रीअराइज हो जाता है। उससे मैंने जज किया कि ठंडा उसको, होता है मतलब वायु का प्रकोप, हाँ और वायु का गर्म प्रकोप है होगा सर, वायु का हाँ, शमन। और तो वो इसमें सीवियर, बस्ती बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ सर वो बहुत ज्यादा ही प्रोटीन खाता है, मतलब वो बॉडी बिल्डर है सर, तो वो देखिए ये प्रोटीन हेतु मिला बहुत ना, खाता है। ये प्रोटीन खा रहा है, तो ये हेतु नहीं मिला वात प्रकोप का। हाँ हाई सर, प्रोटीन सुबह होना शाम चाहिए। पूरे टाइम मटन चिकन, और रात का भी उसको मटन खाना है। आज ही मैंने उसको डायग्नोस किया, तो मैंने कहा कुछ नहीं है, वायु का प्रकोप हुआ है आपको ये, और ये वायु को ही खत्म करना है, तो मैं उसका जितना स्नेहन प्रोटीन स्वेदन। डाइट रहता है ना, वो सब दालों से बनता है, मतलब सोयाबीन का पाउडर वगैरह से बनता है। तो वो हाँ सब सर, दालें वगैरह रहती है, वो वायु का प्रकोप करते हैं। इसमें स्नेहपान कराना है, विरेचन कराना है, और बस्ती देना है, तब ठीक हो जाएंगे। स्नेहपान भी, स्नेहपान, अच्छा ओके सर। तो पहले वमन, पहले विरेचन लूं या फिर बस्ती लगा दूं पहले? वो आप डिसाइड करिए, ओके सर, ओके, सब ओके चीज सर, मैं ही बताऊंगा कि आप नहीं डिसाइड। सर, सर ओके सर, थैंक यू सर। सर मुझे एक प्रश्न पूछना था सर, बिल्कुल आउट ऑफ द वे है, पूछ लूं पूछिए, सर यहाँ पे मैं? आउट ऑफ वे कितना भी पूछिए, सब मैं बताऊंगा। ठीक है सर। सर जैसे हम जो धातुगत जितनी भी हैं उनका देखते हैं कि रस धातु की दृष्टि है मान लो, तो हम जैसे जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उससे पूछते हैं कि क्या आपको भूख ठीक लगती है, आपको कभी ज्यादा कभी कम तो नहीं लगता, मतलब उसकी देखते हैं अग्नि कैसी है, अग्नि बिल्कुल कम होती है, लेकिन अगर जैसे पेशेंट आता है आर्तक्षय का, तो सर होती तो आर्तक्षय रस धातु की ही दृष्टि होती है, तो हम उसमें रस वगैरह ही देना है। बट सर अगर हम निदान निकालें तो उसमें हमें कुछ नहीं मिलता, मतलब सम अग्नि है, खाना भी ठीक से खाती है, टाइम से खाती है। ऐसा नहीं है, वो टाइम पे खाती है सब कुछ है, लेकिन अवरोध हुआ है वहां पे। एक तो शयात्मक संप्राप्ति है कि वो नरिशमेंट नहीं हो रहा है, दूसरा अवरोध हो रहा है, क्या चीज से अवरोध हो रहा है वह देखना जरूरी होता है। ठीक है सर। तो फिर सर हम इससे मतलब क्या, इससे रिलेटेड क्या तो क्वेश्चन ऐसे में पूछेंगे? अगर अवरोध अवरोधात्मक संप्राप्ति है तो आप घृत पान कराइए, फल घृत, काश्मीरी घृत, ऐसे शतावरी घृत, ऐसे घृत पान करा देंगे ना, तो स्त्रोतस में जो अवरोध है वो खुल जाता है, स्नेहन हो जाता है ना। इसलिए तो हमारे चिकित्सक लोग पहले वमन कराते हैं, वमन करा के सारा स्नेहन स्वेदन सारा कोष्ठ शुद्धि करके तब चिकित्सा देते हैं, या विरेचन कराते हैं। वो सब पंचकर्म का यहाँ महत्व रहता है ना। ओके सर ओके सर, क्रिटिकल थैंक यू सर। वेसल्स के बारे में पूछूं? हाँ पूछिए। सर जो 4 to 5 ब्लॉकेजेस है, जिसमें से 60, 70, 80 के रेंज में और क्रिटिकल टिपल वेसल्स है, तो फिर वहां पे संप्राप्ति अवरोधात्मक कार्डियक की जगह पे जो है, ऐसे पेशेंट में हम अर्क लवण या कुछ ऐसी जो अर्क लवण संघात यूज दूर करिए, करे ऐसे रस पाचक, इस्तेमाल। रक्त पाचक, सर रस। आपका आवाज नहीं आ रहा है, किसका आवाज नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रहा है सर। मेरा तो आ रहा है। मैम मैम आ रहा है आवाज। मैम आ रहा है आवाज। अनुरिता मैडम, आपका ही आवाज नहीं आ रहा। डॉक्टर अनीश जी, आप प्रश्न पूछिए। सर आपको समझा मेरा क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन समझा मुझे। वहां पर जो कार्डियक में, मतलब वहां पे जो कोरोनरी आर्टरीज का ब्लॉकेजेस है, हाँ उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आम पाचन कराते हैं, यकृत का कार्य अच्छा करते हैं, और हमारे सर क्या करते हैं कि जैसे नाक बला रसायन दे देंगे, वो जो नाक बला रसायन है उदान वायु को अच्छा करता है। फिर वासा या जो भी तिक्त रसात्मक द्रव्य है उसका क्वाथ देते हैं सुबह शाम, और लंघन ज्यादा देते हैं। लंघन ज्यादा देने से वो जो भी ब्लॉकेजेस है ना, वो एक तरह से विकृत आम ही तो है ना, वहां जाके जमा हो गया, तो वो सारे खुल जाते हैं। ऐसे मतलब लंघन पे ज्यादा महत्व दिया जाता है। सर लेकिन श्वास का उसके बाकी शाम को मंड दे दिया ऐसे करके, और तिक्त रसात्मक जितने भी द्रव्य हैं, रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, ये सब देते हैं ना, वो सब अवरोधात्मक संप्राप्ति ठीक हो जाती है। ओके। अभी यहाँ आयुष दर्पण के एक सर है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने मेरे से दवाई लिया था, उनको हार्ट में ब्लॉकेजेस था, और उन्होंने पहले भी बाईपास 2-3 बार कराया था।
और उनको मैंने इसी मेथड से ठीक किया, तो उनका हार्ट भी ठीक हो गया, बीपी भी ठीक हो गया और ब्लॉकेजेस भी निकल गए। मुझे टोटल 2 महीना लगा उनको करने में, पूरा ठीक हो गए। गुड मैं सर, उनका रिपोर्ट से तो भेज दूंगा आप लोगों को सीखने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। और किसी को प्रश्न पूछना है क्या? तो हम जाते हैं, फिर मिलेंगे। आप लोग और प्रश्न निकाल के रखिए, फिर हम लोग ना और इस पे ऐसे डिस्कस करेंगे। मैं रात को 8:30 बजे मिलूंगा। तो आप सभी लोगों को नमस्ते, प्रणाम। आप लोग प्रणाम सर। श्रेष्ठ चिकित्सकों के साथ रहना एक ना आनंद देता है और इंटेलेक्चुअल जॉय देता है, इसलिए मुझे आप लोगों के साथ रहना बहुत पसंद है। धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम। हमें भी सर, धन्यवाद थैंक यू वेरी सर, मच। हमें नमस्ते। बहुत अच्छा लगा। नमस्ते सर।